नमस्कार, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द प्रेप जोन में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ 67th बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। खासकर ये जानकारियाँ जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए एस्पायरेंट्स हैं, उनको बहुत इससे मदद होगा। जैसा आप सबको ज्ञात है कि 64th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से अब इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि बीपीएससी के कार्यालय में अब काम हो रहा है और 67 बीपीएससी से संबंधित जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से मांगी जा रही होंगी। तो आइए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आने का उम्मीद है, और नोटिफिकेशन आने के बाद जनरली 3 महीना में एग्ज़ाम होता है, तो उसी के आधार पे ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और जो पीटी एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो जुलाई का जो अंतिम सप्ताह होगा या अगस्त के प्रथम सप्ताह, हो सकता है अगस्त के द्वितीय सप्ताह में भी हो जाए, लेकिन इसी आसपास जो है वो नोटिफिकेशन आने का पूरा उम्मीद है। आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, खासकर नए लोग, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एग्ज़ाम जो है वो नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में या नवंबर के किसी और वीक में, लेकिन नवंबर में एग्ज़ाम जो है वो पीटी का निश्चित रूप से होने का संभावना है। तो ठीक है, ये तो समय हो गया कि कब एग्ज़ाम होगा, कब नोटिफिकेशन निकलेगा, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, बट एक संभावना जो है वो यही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद नवंबर में प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह में लगभग इसका परीक्षा हो जाए। तो आपके पास समय की अगर बात किया जाए तो जून का 18 तारीख हो गया, तो जून में 10 दिन, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4 साढ़े 4 महीना आपके पास समय है। तो ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं, बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं और क्या कुछ आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये खास करके नए लोगों के लिए है, क्योंकि पुराने लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 या 2 बार दे चुके हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। इसी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 ऑप्शन होते हैं। जनरल एग्ज़ाम में जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, रेलवे का देते हैं या कोई और एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे 5 ऑप्शन का नहीं होता है, वहाँ पे 4 ही ऑप्शन होता है। लेकिन बीपीएससी में क्या है, 5 ऑप्शन है, और 5वां ऑप्शन जो है वो फिक्स है। या तो उसमें लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से कोई नहीं, या एक से अधिक, या एक से अधिक। ये जो ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑप्शन है। होता क्या है जनरली कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि इनमें से ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन हो सकता है कि उसमें से एक और ऑप्शन भी सही हो। जैसे कि कोई सरकार की योजना है, वो किस लिए योजना है, तो गरीबी मिटाने के लिए है, अशिक्षा मिटाने के लिए है, बेरोज़गारी मिटाने के लिए है। आपको लग रहा है वो गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन हो सकता है वो बेरोज़गारी मिटाने के लिए भी हो। तो उस केस में ऑप्शन क्या होगा, 5वां होगा, एक से अधिक। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, करीब करीब 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पे हमेशा डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका ऑप्शन मैं दूसरा लगा रहा हूँ, तीसरा लगा रहा हूँ, और इसका ऑप्शन क्या है, 5वां ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 5वां ऑप्शन बहुत ही खतरनाक है, इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका सारा रटा रटाया ज्ञान जो है वहाँ पे जाके बेकार हो जाता है। और आखिरी में जो मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे लोगों के होते हैं आंसर की से मिलाने के बाद, उसका भी मेन वजह जो है वो यही वजह है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि पीटी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब आप पूरे 150 क्वेश्चन वहाँ पे करके आइए, जितने भी आपके मार्क्स बने वो ठीक है, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। गलत आप जो भी आपका क्वेश्चन गलत होंगे उसके कोई निगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद जो है तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि अब जो है वो 100 से कम कट ऑफ जाने की संभावना बहुत ही कम है, खासकर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। एक बार जो ट्रेंड सेट हो जाता है उसी हिसाब से बच्चे प्रिपेयर करते हैं। कोरोना का जो समय आया है इसमें सेल्फ स्टडी, यूट्यूब से स्टडी, इसका बहुत ही ज़्यादा
अब स्कोप भी बढ़ गया और बहुत ज़्यादा लोग तैयारी अब कर रहे हैं इस, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ग्रेडअप है, अनअकैडमी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे टीचर्स अवेलेबल हैं। इसीलिए जो है कट ऑफ अब धीरे धीरे एक ट्रेंड ही बन जाएगा कि 100 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये आप मान के चलें कि 100 से ऊपर ही कट ऑफ होगा। 103, 104, 102, 105 उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करें। अब 90, 95, 96, 97 वाला समय चला गया, ये एकदम सत्य बात है। उसके बाद अब नए लोगों को होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि उनको क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब कुछ है, लेकिन उनको क्या है कि एक सेट करना पड़ेगा कि मुझे कौन से पोर्शन पे विशेष ध्यान लगाना है। अगर उसकी बात किया जाए तो हिस्ट्री जो है, और हिस्ट्री में भी खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद साइंस जो है, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है, हालांकि केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन होता है। उसके अलावा करेंट अफेयर का सेक्शन। तो ये जो 3 सेक्शन है ना, इन तीनों सेक्शन मिला करके लगभग 90, 85 से लेकर 90 प्रश्न होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए तीनों सेक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तो आप शुरुआत से अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की कोई बुक ले लीजिए, आपको जो पसंद आता हो, एस के पांडे, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम है, आप कोई भी बुक लीजिए, उसको पढ़िए। जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट का सामान्य विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए आप एक कोई मंथली मैगजीन पढ़िए, और साथ ही साथ यूट्यूब में चैनल्स हैं जो बिहार के करेंट अफेयर्स बनाते हैं, आप मंथली उसको नोट्स तैयार अभी से करते जाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आखिरी में आपको सचेत कर रहा हूँ, इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ऐसा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 99 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे 2 नंबर 3 नंबर पीछे हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए अभी से बिल्कुल तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि आपके मार्क्स 110, 109, 110 प्लस ही मार्क्स आएँ, ताकि आप अपना जो मेंस का प्रिपरेशन है वो रिटेन एग्ज़ाम के जस्ट बाद शुरू कर दें। ठीक है, तो ये तो सारी जो बातें हैं वो मैंने नए लोगों के लिए बताई। अब आगे देखते हैं कि वैकेंसी कितने रहने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात वैकेंसी से पहले कि जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मैं आपके सामने लेके आऊँ और अच्छी अच्छी बातें जो है आपको बताऊँ और आपको मोटिवेट करूँ तैयारी करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक भी आप लोग करें। आइए अब देखते हैं वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी की संभावना है, देखिए एसडीएम का जो सीट है वो 66 में नहीं था, और आपको मालूम है कि हर डिपार्टमेंट में लोग रिटायर होते हैं। तो 67 में जो है वो एसडीएम का सीट जो है निश्चित रूप से आने का संभावना है। 50 सीट आ जाए, 60 सीट आ जाए, 70 सीट आ जाए, बट एसडीएम का सीट जो है निश्चित रूप से इस बार ऐड होगा। तो ये सबसे ड्रीम पोस्ट होता है किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम का। तो निश्चित रूप से इस बार जो एसडीएम का सीट है वो निश्चित रूप से रहेगा। 100 प्लस सीट भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन 50, 60, 70 सीट तो निश्चित रूप से इस बार एसडीएम की होगी। एक इस बार बहुत सारा नगर निगम नया बना है, तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी जो है इस बार इसकी सीट लगभग 100 से 150 सीट होने का इस बार संभावना है। और डीएसपी का जो सीट है वो भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रहेगा। और सारा सीट मिला करके इस बार जो लगभग कुल सीट है वो 1000 प्लस रहने का संभावना है। इसका जो सोर्स है वो कई सारे न्यूज़पेपर हैं, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, कई न्यूज़पेपर में भी ये बात आया है कि इस बार जो सीट है वो 67 बीपीएससी में 1000 प्लस रहने का पूरा संभावना है। तो 1000 सीट या 1000 सीट से ज़्यादा जो है किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, खास करके बिहार के लिए बहुत ही बड़ा वैकेंसी कह सकते हैं बीपीएससी में। तो देखिए ऐसा होता है कि जो लोग पहले भी इस एग्ज़ाम को पास किए हैं, 64 में 64 का रिजल्ट अभी आया, 65, 60 का रिजल्ट आया नहीं है, तो जो लोग पास भी कर जाते हैं उनको मन मुताबिक जब सीट नहीं मिलता है, मन मुताबिक पोस्ट नहीं मिलता है, वो लोग भी अप्लाई करते हैं। तो जो नए लोग हैं उनको मैं अभी सचेत इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, भले उनको अपने पसंदीदा पोस्ट ना मिला हो, तो वो लोग आपसे ऑलरेडी बहुत आगे हैं। तो आपको उनके बराबर आने के लिए या उनसे आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है,
बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इसीलिए अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी से जब आप लग जाएंगे तो निश्चित रूप से पीटी को 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। कुछ टॉपिक को आप इतना डिटेल में पढ़िए कि आपको मेंस के समय भी मदद हो। जैसे हिस्ट्री जो है 1942 का हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है, 1857 का जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये सबको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में पढ़िए। और ख़ास करके बिहार का जो उसमें योगदान है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, 1942 की का जो भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब को एकदम से आप, हाँ, फिर चंपारण में जो हुआ बिहार में सत्याग्रह, ये सब को बिल्कुल डिटेल में पढ़िए, क्योंकि ये आपका मेंस का बहुत ही GS1 पेपर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, पीटी में भी बनता है, मेंस में भी बनता है। तो आप कुछ टॉपिक को अभी से इस हिसाब से पढ़िए कि जब पीटी क्वालिफाई हो तो आपको मेंस में भी मदद मिले। ठीक है, तो ये अभी इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपके सामने लेके आया। ख़ास करके मेरा जो वीडियो होगा वो नए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि नए बच्चे को बहुत कुछ पता नहीं होता है। ख़ास करके जो 22 साल, 21 साल, 23 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू करते हैं, उन लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होता है, इसीलिए उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। और देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो इम्तियाज़ अहमद का बुक है बिहार का, इसका ऑब्जेक्टिव मैं अभी से बुक को धीरे धीरे स्कैन करके वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग बुक नहीं पढ़ते हैं लेकिन वीडियो को देखते हैं और उसको फिर याद करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उसको शुरू करूँ, स्टार्ट करूँ डेली एक एक टॉपिक ले करके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे आपके पास। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।